नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, एक संपन्न परिवार की कहानी है। ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले की। रोहतक जिले में मलिक फैमिली रहा करती थी। परिवार बहुत ही संपन्न था, बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहा करता था। परिवार में रहने वाले लोग, परिवार के मुखिया मुखिया प्रदीप मलिक को हर रोहतक का हर इंसान जानता था। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। बहुत ही संपन्न परिवारों में से गिनती होती थी और उन्हें पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। हंसते मुस्कुराते परिवार में उनकी पत्नी संतोष देवी उर्फ बबली और उनका इकलौता बेटा अभिषेक मलिक उर्फ मोनू, इकलौती बेटी तमन्ना उर्फ नेहा। परिवार में खुशी का माहौल था और संपन्न परिवार था। कभी किसी सदस्य को किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। घर के दरवाजे पे एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती थी और उनके बच्चे एप्पल का फोन और एप्पल का लैपटॉप यूज करते थे। इसी बात से पता लगता है कि कितना संपन्न परिवार। इस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि परिवार में कुछ अशांति बनी हुई होती है, क्योंकि जो उनका बेटा था मोनू उर्फ अभिषेक मलिक, वो काफी दिनों से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। प्रदीप मलिक अपने बेटे को 5 लाख रुपए देने के लिए मना भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसकी वजह जानना चाहता था कि आखिर 5 लाख रुपए उसको चाहिए किस लिए। जब उसने परिवार को बताया कि मुझे इसलिए पैसे चाहिए, कि वो कुछ वजह इस तरह की थी जिसको सुनकर परिवार वाले लोग उससे नाराजगी जाहिर करते हैं और उस पर कुछ पाबंदियां भी लगा देते हैं। काफी दिनों से उस पर पाबंदी लगाई गई थी कि उसका बाहर आना जाना बिल्कुल सब बंद हो गया था और परिवार के लोग उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहे थे। उसको समझाने के लिए उसकी नानी भी उनके घर आई हुई थी और नानी ही थी जो मोनू से बात करती थी और उसको समझाने बुझाने का काम करती थी। कुछ दिनों बाद घर वालों की पाबंदियां कुछ हल्की ढीली हुई और इसी के चलते वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और दिल्ली से उससे मिलने आया उसका दोस्त कार्तिक उसी से मिलने चला जाता है। अभिषेक और कार्तिक की मुलाकात होती है और बातें ही बातों में दोपहर का वक्त हो जाता है। दोपहर में जब वो घर आता है तो घर का दरवाजा बाहर की तरफ से बंद था और वो दरवाजे को खटखटा की आवाज करता है, दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन बार बार खटखटाने से भी दरवाजा कोई नहीं खोल पाता है। तब उसने अपनी बहन को फोन मिलाया और उसकी बहन की फोन पे घंटियां बजती रहती है, लेकिन फोन भी कोई नहीं उठाता। अब वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर वो अपने मामा को फोन करता है। उसका मामा जो उसके पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था, उसी को फोन मिलाकर बताता है कि पापा, अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है और मैं काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और वह मामा को अपनी सारी बात बताता है। और इधर अभिषेक लगातार अपने घर वालों के फोन नंबरों पे फोन मिलाता रहता है। कभी अपनी बहन के फोन पे फोन मिलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो अपनी माँ के फोन पे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी घर में ही फोन बज रहा होता है। जब उसकी समझ में आ जाता है कि सारे घर वाले शायद कहीं बाहर चले गए, लेकिन सारे ही फोन कैसे छोड़ के चले गए, इसी बात को लेकर वो घबरा सा जाता है और बार बार अपने परिवार वालों के घरों पे नंबरों पे फोन मिलाता रहता है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर घर में से ही फोन की आवाज आ रही है, घर वाले कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। अब जो अभिषेक मलिक होता है, मलिक परिवार का लड़का जो बाहर दोस्त के साथ घूमने गया था, वो काफी डर जाता है। वो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है और फिर वो दोबारा से अपने मामा को फोन मिलाता है। जो उसका मामा था वो सांपला का रहने वाला था और उसके पिता का प्रॉपर्टी डीलर के बिजनेस में पार्टनर था। फिर वो फोन मिलाता है और वो कहता है मामा घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो उसका मामा कहता है कि आप रुकिए, मैं फोन करके देखता हूँ, मैं देखता हूँ आखिर हुआ क्या है। तभी उसका मामा उसको सत्तावना देता है और कहता है कि बेटा आप घबराओ मत, मैं फोन करके देखता हूँ, शायद मेरे फोन से कोई फोन उठा ले। उसके बाद मामा भी उसका लगातार फोन करता है उसके बबलू पहलवान, बबली और बेटी तमन्ना के फोन पे, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तो फिर वो गाड़ी निकालकर सीधा अभिषेक की घर की तरफ चलता है और वो अभिषेक को फोन करके कहता है कि बेटा तुम घबराना नहीं, मैं घर से गाड़ी लेकर निकल चुका हूँ और मैं 15 से 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपने किसी जानकार को तुम्हारे पास भेजता हूँ जो नजदीक है, तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाए। इतना कह करके परवीन अपने कुछ जानकारों को फोन करता है जो अभिषेक के मकान के आसपास रहा करते थे और उनको फोन करके कहता है कि जल्दी से आप जरा पहुंचो, परिवार के लोगों में क्या ऐसा कुछ घट गया है कि वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और
वो बच्चा बाहर अकेला है, वो घबरा रहा है, तो उसको आप संभालिए। तो उसके जानकार कुछ देर में काफ़ी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अब अभिषेक के घर के आसपास के पड़ोसी और कुछ जो उसके मामा के जानकार थे, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग प्रयास करते हैं किसी तरह से दरवाज़ा खोल करके अंदर चल घर में जा सके, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं टूट पा रहा था। तभी एक पड़ोसी ने कहा कि आप हमारी छत पे से आकर के अपने घर में जाइए और वहाँ से जाकर से अंदर से दरवाज़ा खोलिए। इतना सुनते ही अभिषेक उन पड़ोसी की छत पे भाग कर जाता है और उसकी छत को फांद करके अपने घर में पहुँचता है और घर में पहुँच करके पहले मेन दरवाज़ा गेट खोलता है, जिससे जो बाहर लोग खड़े थे वो एक एक करके उसके घर में आ जाते हैं। फिर अभिषेक ने जिस जहाँ अपने पापा को पहली बार जाते वक्त देख के था, छोड़ के गया था कि भाई मेरे पापा इस कमरे में है, उसी कमरे में जाकर देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाने लगते हैं, क्योंकि उसके पापा के कमरे से ब्लड की एक धारा बह के बाहर की तरफ आ रही थी। उसे देख के वो काफी डर जाता है। उसके बाद जैसे ही कमरे में पहुंचता है, कमरे में जाकर देखता तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसके पिता जो एक सोफे पे बैठे हुए थे और उनकी जान जा चुकी थी, वो मृत हो चुके थे, मर चुके थे। इतनी देर में उसके मामा भी वहां पहुंच जाते हैं, जिनका नाम प्रवीण होता है, और वो आकर देखते हैं तो अपनी जीजा की लाश देख करके वो भी सक पका जाते हैं। उनको भी होश नहीं रहता, लेकिन अपने आप को संभालते हुए, अपने इमोशनल पे कंट्रोल करते हुए वो अपने भांजे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा और घर के सदस्य कहाँ हैं, जरा उनको भी देखो। अब वो घर की पहली मंजिल पे पहुंचते हैं और पहली मंजिल में पहुंच के देखते हैं कि दरवाजा बाहर से बंद था। उसके बाद सभी लोग मिलकर के उस दरवाजे को तोड़ते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सभी लोग अंदर जाते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन निकल जाती है। वहां का दृश्य देख के सब भौचक्के हो जाते हैं और सभी डर जाते हैं। आखिर उसके परिवार की एक एक करके सभी की लाश उस घर में नजर आने लगी थी। उसके बाद उसकी माँ, उसकी नानी जो उनके घर पे आई हुई थी, और उसकी छोटी बहन तमन्ना, जो उसका नाम नेहा भी था, उस सभी की लाश वहां पड़ी हुई थी। ये देखकर वो जोर जोर से चीखे मार के रोने लगता है और वो अपने मामा की बात भर के भी तेज तेज चिल्लाने लगता है। उधर उसका मामा भी सबकी ये हालत देखकर टूट जाता है और वो भी जोर जोर से रोने लगता है। और जो आसपास के लोग इकट्ठे हुए थे वो भी बेचारे गमगीन माहौल को देखकर सकपका जाते हैं। सभी को दुख था कि एक परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। और अभिषेक जो बहुत तेज तेज रोता चिल्लाता है, उसको संभालने में लगते हैं। उसके बाद जो उसका मामा होता है परवीन, वो भीड़ से बचते हुए थोड़ा आगे की तरफ आता है और फोन निकाल कर पुलिस को फोन करता है। पुलिस भी तुरंत मौके पे पहुंच जाती है और जैसे ही मौके पे पुलिस पहुंचती है तो सभी जो घर में इकट्ठे लोग थे उनको बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है कि कुछ सबूतों के लिए आप सभी को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि उनको वहां से सबूत इकट्ठे करने थे। उसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और पुलिस टीम वहां मौके पर पहुंच करके सबूतों की जांच जुटाने में लग जाती है। सारे घर से सबूत, फिंगरप्रिंट वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं और उन सभी बॉडी को एक पन्नी में लपेट करके बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है। इस पूरी फैमिली में एकमात्र शख्स जो अभिषेक बचा था, पुलिस उसका बयान दर्ज करना चाहती है। तो पहली बार जब अभिषेक से पूछा जाता है कि तुम किस तरह से आए हो और तुम्हें किस तरह से पता लगा, तो बताता है कि मैं सुबह ही अपने दोस्त से मिलने के गया था। उसके बाद जैसे ही मैं दोपहर में घर आया हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैंने सभी के फ़ोन पे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर मैंने मामा को फ़ोन किया। उसके बाद मैं अड़ोसी पड़ोसी की हेल्प से ऊपर पहुंचा और ये सब नज़ारा मेरे को देखने को मिला। और पुलिस को ये भी बताता है कि मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर थे और इसी के चलते उनकी कई लोगों से दुश्मनी थी। और अभिषेक ने उसमें कई लोगों के नाम भी पुलिस को बताए कि ये भी लोग हो सकते हैं उनके माता पिता की हत्या करने में, क्योंकि सभी को गोली मार करके हत्या की गई थी। थाना प्रभारी राजेश कुमार सारे मामले को गौर से सुनने के बाद में तुरंत जांच में टीम को लगा देता है। पुलिस ने अपनी जांच में सभी एंगलों से जांच शुरू कर दी और सभी की मोबाइल लोकेशन, सभी जानने वालों की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया गया कि उस समय जब इस घर में हत्या हुई तो उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ थी। जैसे कि अभिषेक ने बताया था कि वो अपने दोस्त से मिलने गया था, जो उसका दोस्त दिल्ली से आया था, लेकिन पुलिस को उसकी मोबाइल की लोकेशन उसके घर की ही मिलती है। अब पुलिस का शक की सुई का दायरा अभिषेक की तरफ घुस जाता है।
उसके बाद जो पुलिस जांच के अधिकारी होते हैं बलवंत सिंह इंस्पेक्टर, अब दोबारा से अभिषेक से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं और उसको पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जैसी पूछताछ की जाती है तो वो अपना बयान से पलट जाता है। बयान से पलटने के बाद अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि अभिषेक ने कुछ गड़बड़ किया है और अभिषेक जब घर पे मौजूद था तभी उनकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार समय का भी पता लग जाता है कि उनकी हत्या कब की गई थी और कितने घंटे पहले की गई थी, और जिस घंटे में उसकी हत्या की गई तो अभिषेक की मोबाइल लोकेशन उसकी घर की होती है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि अभिषेक शायद पुलिस को से कुछ छुपा रहा है या पुलिस को घुमा रहा है, और इसी बात के चलते पुलिस को सारे सबूत अभिषेक की तरफ इशारा करते हैं कि उस हत्या में शायद उसी का हाथ हो। उसी के चलते पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस को बार बार वो पुलिस को नकारता रहता है कि बार बार बयानता रहता है, लेकिन जब पुलिस अधिकारी उसे ये कहते हैं कि सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, अगर तुम सच बताओगे तो पुलिस तुम्हारी सहायता करेगी, तब जाकर के वो टूटने लगता है। पुलिस को सब बातें बताने लगता है। पुलिस को वो बात बताता है कि जब 12वीं क्लास पास की तो उसके पिता ने उससे कहा कि तुम भी खाली ना बैठो और तुम कोई कोर्स कर लो जिससे अच्छा सा पैसे की इनकम हो जाए तुम्हारी और तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन जो अभिषेक था वो दिल्ली में जाकर के एक कॉलेज में जाकर के अपना एक कोर्स करना चाहता था, जो एयरपोर्ट वगैरह का कुछ काम करना था। उसी के चलते वो अपने पिता से परमिशन लेते हैं, तो पिता कहते हैं कि तुम रोहतक में ही रह के कोई ऐसा कोर्स करो जिससे तुम हमारे पास भी रहो। लेकिन वो अपने इकलौते की बेटी की जिद के आगे झुक जाते हैं और उसको दिल्ली जाने की परमिशन दे देते हैं। अभिषेक अब दिल्ली आकर रहने लगता है। दिल्ली में उसके कॉलेज शुरू हो जाते हैं और उसी कॉलेज में वो पढ़ने लगता है, और उसके बैच में उसके साथ पढ़ने वाले 10-12 लड़के थे और लड़कियां थी जिनके साथ वो अपनी क्लासें लेता था। और इसी दौरान उनकी सबसे दोस्ती हो जाती है और पहली बार अभिषेक अपने घर से दूर आज़ादी की हवा में सांस भर रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि घर से दूर रहना कितना अच्छा होता है, कितना सुकून भरे पल होते हैं, क्योंकि घर से पैसों की जितनी चाहत होती थी वो उसको मिल जाते थे और अपने यार दोस्तों के साथ टाइम पास करने में बहुत मज़ा आने लगा। और अभिषेक का एक दोस्त कार्तिक नाम था। कार्तिक से उसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती तो सभी से हो गई थी, लेकिन कार्तिक से वो बहुत ज्यादा जुड़ गया था। कार्तिक एक उत्तराखंड का रहने वाला लड़का था जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह करके उसी कोर्स को करता था जिसको अभिषेक भी करता था, और दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। अब अभिषेक को भी कार्तिक का साथ बहुत अच्छा लगता है। वो बिना कार्तिक के बिना ऐसा लगता था उसको कि शायद वो एक पल उसके साथ बिना नहीं रह पाएगा। इसी के चलते वो कार्तिक के साथ घूमना, उसी के साथ होटलों में जाना, उसी के साथ खाना पीना खाने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना, अब उसकी ये दिनचर्या रह गई थी। बगैर कार्तिक के वो एक पल भी नहीं रह सकता था, और कार्तिक से मिलते ही उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ने लगती थी, और वो कार्तिक का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था उसे। इधर अभिषेक कार्तिक के बगैर एक पल भी समय गुजारना नहीं चाहता था, और वो अपने घर आता है तो कार्तिक को भी अपने घर साथ लेके आ जाता है और सभी लोगों से कार्तिक की मुलाकात करवाता है, सभी परिवार वालों से मुलाकात करवाता है और सभी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है। और सभी से मुलाकात होने के बाद में वो जाकर अपने रूम में जाकर बैठता है और वहाँ जाकर के अपने लैपटॉप पे पिक्चर देखने लगता है। कार्तिक और आर्यन दोनों बिल्कुल चिपक के बैठे हुए थे, और कार्तिक ने आर्यन को पहले उसकी गर्दन से चूमा और फिर आर्यन ने भी कार्तिक को। इस तरह से दोनों में आपस में संबंध बनने लगे, और इसी के चलते कार्तिक और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब वो होटलों में मिलने लगे। हम यही बात उनके घर वालों को पता लगती है, क्योंकि वो 5 लाख रुपए की घर वालों से डिमांड करता है, और डिमांड इसलिए करता है कि वो नेट पे यही सर्च करता रहता है कि उसको अगर लड़की बनना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब उसको चटक मटक के कपड़े पहनना पसंद है और लड़कियों जैसे व्यवहार करना पसंद हो गया था। अब वो इसी के बारे में सर्च करता है, आसपास के हॉस्पिटलों में जाके पता करता है, और सभी इसकी जानकारी उठाने के बाद में उसका कुल खर्च 5 लाख रुपए का जब उसको पता लगता है तो वो अपने घर वालों से कहता है कि मुझे अपना ऑपरेशन करवा के अपना लिंग चेंज करवाना है और मुझे लड़की बनना है। इसी के चलते उसके परिवार वाले उससे नाराज होते हैं और वो बात नहीं करते। उसकी नानी को भी वहाँ बुलाया जाता है उसको समझाने के लिए
यही बात थी जो 5 लाख की डिमांड के ऊपर उसके परिवार वाले उससे दूरियां बना लेते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। और इसी पाबंदी के चलते वो घर में कैद होना पड़ जाता है उसको, कि आखिरकार वो हमारा लड़का है वो लड़की ना बन जाए और इस तरह के रिलेशनशिप में वो ना रहे। लेकिन उससे कार्तिक की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और वो उसने ये बातें कार्तिक को भी नहीं बताई थी कि वो उसके लिए लड़की बनने जा रहा है, क्योंकि वो उसके संबंध में था, वो उसको सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन ये बात उसने अपनी बहन को बताई थी, और वो सोच रहा था कि एक लड़की होने के नाते वो मेरी फीलिंग को समझेगी और शायद मुझे वो पैसे दिलवाने में मेरी हेल्प करेगी। लेकिन उसकी बहन ने ये बातें उसके पिता को बता दी और माँ को बता दी, उसके बाद ही उस पर पाबंदियाँ लगी और उसको घर में कैद हो जाना पड़ा। और लेकिन उससे कार्तिक की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बिना उसका रहा नहीं जा रहा था, और वो छटपटाने लगा था कि आखिरकार कार्तिक से मिले कैसे। और जब घर वालों को ये बात पता लगती है तो उसके पापा द्वारा उसकी पिटाई बनाई जाती है, उसका मोबाइल भी छीन लिया जाता है, और मोबाइल छीनने के बाद में उस घर का जो इंटरनेट कनेक्शन था वो भी कटवा दिया जाता है। अब उसको घर में घुटन भरी जिंदगी और उसका घर में के सभी लोगों नज़रों से अलग अंदाज से देखा जाने लगा, जिसके चलते वो परेशान रहने लगा, और वो किसी तरह से अपनी इस जिंदगी से आज़ादी चाहता था, अपने घर वालों से दूर रहना चाहता था और कार्तिक से मिलना चाहता था। अब उसने सोच रखा था कि घर वालों ने उसको पैसे नहीं दिया और उस पर पाबंदी लगाई गई तो वो सबको मार डालेगा। अब वो इसी चीज़ की तलाश में लग गया कि अपने घर वालों को किस तरह से रास्ते हटाया जाए। अब वही प्लान बनाने लगा। उसे इंटरनेट पे भी खोज करने की कोशिश की, और इंटरनेट के में तो क्राइम के प्रोग्राम आते थे, क्राइम टाइम वगैरह, उसमें भी उसने प्लान बनाने की सोचा कि इस टीवी नाटकों को देख करके वो अपने परिवारों वालों को मिटा देगा और पकड़ा भी नहीं जाएगा। अगर वो अपना लड़की बन जाता है तो हिंदुस्तान में नहीं तो कहीं बाहर जाकर कार्तिक के साथ अपना जीवन यापन कर लेगा। अब उसने सोचा कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होता है उसमें किसी न किसी की दुश्मनी तो होती है, और इसी के चलते उसने एक प्लान बनाया, और सुबह जाने से पहले पापा की रिवॉल्वर उठाकर अपने एक के बाद एक पूरे परिवार को उसने गोलियां मार दी। अपनी नानी को भी गोली मार दी, और फिर उसके बाद अपनी माँ को गोली मार दी, और उसकी बहन जो उसके कमरे में भग के आई बाहर से, उसको भी गोली मार दी। सभी को गोली मारने के बाद वो अपने पापा के कमरे में जाता है, और जब पापा उसके सोफे पे बैठे होते हैं तो पापा को बैठे बैठे ही गोली मार देता है। सबको गोली मारने के बाद घर अपने घर को चारों तरफ से बंद करके और बाहर से साकर लगा करके और ताला लगा करके वो घूमने के बहाने, कार्तिक से मिलने के बहाने घर से बाहर चला जाता है, और कार्तिक से मिलता है, और मिलने के बाद में चाबी भी घर की वहीं कहीं फेंक देता है। और फेंकने के बाद में वो वापिस घर आता है, और बिल्कुल इस तरह की कोशिश करता है कि कोई उस पर शक ना करे, और अनजान बन के वो घर पे फ़ोन करता है, और फ़ोन करने के बाद में वो अपने मामा को फ़ोन करता है कि मेरे घर वाले कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। ये प्लान था उसी का। वो चाहता था अपने परिवार से आज़ादी, और बदलना चाहता था अपने सेक्स को, लड़की बनना चाहता था, और लड़की बनने के चक्करों में ही और अपने परिवार से आज़ादी और पैसों की चाहत में उसने अपने पूरे परिवार को मिटा दिया था। यही थी कहानी मलिक परिवार रोहतक वालों की। बहुत ही संपन्न परिवार में इस तरह की घटना घटी, जिससे पूरा रोहतक और आसपास के देश रह गया था सन्न। जिसने सुना वो ही अचंभा करता रहा। आखिरकार एक ही परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतारने वाला उनका ही बेटा था, जिनका नाम अभिषेक मलिक था। उसकी चाहत ने ही उसको अपने परिवार से दूर कर दिया, बिछड़ा दिया। अभी तक वो जेल में है, और ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जब भी कोई मामला होगा तो हमें खबर मिलेगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं कल इसी तरह की एक और नई कहानी में। जब तक कि बने रहिए इस कहानी के साथ। मिलते हैं एक और नई कहानी से कल इसी टाइम।